उत्तर प्रदेश में सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। विकास के वादों के साथ ही साथ विवादों के पटाखे भी फूट रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बार विवाद की शुरुआत हुई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर के एक बयान से। वैसे मणिशंकर अय्यर का विवादों से पुराना नाता रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बन करके आए। जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कोई विवाद नहीं होता। जिन्ना पर अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बयान का विवाद थमा भी नहीं था कि सीन में एक बार फिर से कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर आ गए। एक कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासकों की तारीफ करते हुए इस आरोप को झुठला दिया कि मुगल ने कोई अत्याचार किया था। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। बंटवारे का जिक्र करते हुए मणिशंकर अय्यर ने बंटवारे के गुनहगार जिन्ना को जिन्ना जी से संबोधित किया। अय्यर ने कहा कि जिन्ना ने सिर्फ सेंट्रल असेंबली में 30% हिस्सा मांगा था। पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा और ये इनकार किया गया क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26% की थी। मुगलिया शासन की तारीफ करते हुए अय्यर ने कहा कि मुगल इस देश को अपना मानते थे। उन्होंने इस देश को अपना बनाया, जबकि अंग्रेज यहाँ राज करने आए थे। उन्होंने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि मुसलमानों की बात करने वालों को पाकिस्तान जाने का फतवा दिया जाता है। शाहरुख खान को कहो पाकिस्तान जाओ। क्यों पाकिस्तान? क्यों नहीं इंडोनेशिया? क्यों नहीं बांग्लादेश? क्यों नहीं सऊदी अरब? बस इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं, यही है उनकी राजनीति का बुनियाद कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है। पीएम मोदी को लेकर आपत्ति बयान की वजह से 4 साल पहले निलंबित हुए अय्यर अगले साल कांग्रेस में लौट आए थे, लेकिन उनका ताजा बयान एक बार फिर से विवादों का सबब बन गया है। बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है और बार बार बोलते हैं। इसलिए उस प्रकार की बयानों से कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है। अय्यर ने ऐसे वक्त में जिन्ना और मुगलों को लेकर बयान दिया है जब जिन्ना को लेकर पहले से सियासत गर्म है। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। तो जिन्ना के सहारे एक बार फिर यूपी की सियासत गरमाने वाली है। इस बार इसमें चर्चा में मणिशंकर अय्यर की एंट्री हो गई है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे पर चुनावी रेस की। आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश।
जब बात एक्सप्रेसवे की आती है तो एक्सप्रेसवे यूं तो विकास का शोकेस होता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चुनावों को देखते हुए विकास का यह प्रतीक सत्ता का भी अखाड़ा अभी बन रहा है। हम आप बात इस समय कर रहे हैं लगभग 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भव्य समारोह में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने के लिए एक एयर शो भी किया जा रहा है। लड़ाकू विमान इस एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी बनी है, उस पर टच एंड गो ऑपरेशंस या एक्सरसाइज को अंजाम भी देंगे। प्रधानमंत्री खुद एक C-130J हर्क्यूलिस विमान में इस एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, लेकिन इसको लेकर चुनावी घमासान तेज हो गया है। आसमान में हुंकार भरते लड़ाकू विमान, हाईवे पर इठलाता हरक्यूलस विमान। ये तस्वीर है उस महातैयारी की जो यूपी के सुल्तानपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को भव्य और यादगार बनाने के लिए हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुल्तानपुर के पूरे भाव गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद एक भव्य एयर शो होगा। सुखोई, राफेल, मिराज, AN-32 45 मिनट के एयर शो का खास हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद आपको बता दें कि वो उद्घाटन करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद वायुसेना के ये विमान यहां टच एंड गो का ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, जो तकरीबन आधे घंटे तक का होगा। यहाँ के जिलाधिकारी से हमारी बातचीत हुई, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। और उसके बाद आपको बताते चले कि PM का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिसमें तकरीबन 2 लाख लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा सा टेंट लगाया गया है, जिसके अंदर बैठने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। करीब 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद विशेष तौर पर बनाई गई इसी हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमान लैंड करेंगे और फिर उड़ान भी भरेंगे। इसके लिए 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक 30 युद्धक विमान इस एयर शो में हिस्सा लेंगे। 5 अलग अलग एयरबेस से उत्तर प्रदेश के इसी तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं भारतीय वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमान इस रनवे पर लैंडिंग करेंगे और उसके बाद वो टेक ऑफ करते हुए चले जाएंगे। 5 बड़े एयरबेस इसके लिए तैयार किए गए हैं। बाकायदा इसके लिए यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। उसमें से कहा जा रहा है एक लखनऊ होगा, बरेली, गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस होगा, गोरखपुर होगा। ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान वहां से टेक ऑफ करेंगे, यहाँ पर आएंगे, टच करेंगे यानी कि लैंडिंग करेंगे, दूर तक जाएंगे और फिर उसके बाद टेक ऑफ कर लेंगे। ये चमचमाता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी सरकार की खास सौगात है। यूपी के विकास की एहसास कराते इस रास्ते से बीजेपी अगले चुनाव में पूर्वांचल में परचम लहराने की तैयारी में है। इसके लिए एक्सप्रेसवे से लगते जिलों में विकास का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ के चांसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया पर जाकर खत्म होगा। ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। 340 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत हो रही है लखनऊ के चांदसराय से और इसका समापन होगा गाजीपुर के हैदरिया गांव में। वैसे इसका विस्तार आगे का है, बलिया तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसके जरिए यकीनन भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे पूर्वांचल और अवध में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसका शिलान्यास जुलाई 2018 में किया गया था। सरकारी दावे के मुताबिक कोविड की 2 लहरों के बावजूद इसे 36 महीने के बेहद कम वक्त में एक्सप्रेसवे को तैयार कर लिया गया। करीब 22,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बीजेपी के पूर्वांचल मिशन का
एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में पीएम के कार्यक्रम की भव्य तैयारी है। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए खास तैयारियां की जा रही हैं। दोपहर करीब 2 बजे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के साथ पीएम यहां सभा भी करेंगे। भव्य टेंट में करीब 1 लाख लोगों के लिए इंतजाम किया गया है, लेकिन अनुमान इससे ज्यादा लोगों के आने का है। यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो टेंट बना है वो लगभग 1 लाख के लगभग का जा रहा है, परंतु ये एयर शो हो रहा है, तो इसके कारण जब हमने पता कराया तो क्षेत्र में कौतूहल बहुत है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी और जगह ली कि मान लीजिए एक्स्ट्रा लोग आ जाते तो उनको कम से कम वहां पे आने की जगह मिल जाए, ताकि सब चीज प्लान तरीके से हो जाए। और गांव से लेकर के गांव तक पूरी व्यवस्था करा दी गई, ताकि कहीं रास्ते में कोई ऐसा ना हो कोई कहीं फंस जाए, क्योंकि एयरफोर्स का शो है। तो हम बिल्कुल उसमें ये नहीं चाहते कि कहीं पे किसी तरह का डिस्ट्रप्शन आए। तो एंड टू एंड प्लानिंग की जा रही है हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स। एक्सप्रेसवे तैयार है, जिस पर सर पर चलकर बीजेपी पूर्वांचल की सियासत में धमाकेदार एंट्री करने जा रही है। वो पूर्वांचल जो यूपी की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। आलोक श्रीवास्तव और चित्रा त्रिपाठी के साथ सुल्तानपुर आज तक। तो प्रधानमंत्री तो C-130J हर्क्यूलिस विमान में आएंगे। इसके अलावा यहां पर Su-30 MKI मिराज विमानों के साथ साथ राफेल विमान भी टच एंड गो एक्सरसाइज या ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर श्रेय की लड़ाई जारी है। साथ ही कल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान तेज हो रहा है और इसकी तैयारी भी है। कल सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, तो उसी एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से आजमगढ़ तक अखिलेश यादव एक रोड शो करना चाहते हैं, जिसकी फिलहाल प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। किसी भी देश को ऐसे एक्सप्रेसवे पर गर्व हो सकता है। ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर गाड़ियां तो फर्राटा भरेंगी ही, आपात स्थिति में लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे, उड़ान भर सकेंगे, यानी हवाई पट्टी की सुविधाओं से युक्त एक शानदार एक्सप्रेसवे। लेकिन यूपी में चुनाव करीब है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सबको नाज होना चाहिए था, उस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव इसे समाजवादी पार्टी की देन बताकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जहाँ तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था जो शहरों को जोड़ता, गांव को जोड़ता। पूर्वांचल जो हमारा गरीब इलाका है, जो रोजगार के अभाव में नौजवानों को बाहर जाना पड़ता, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ती, बल्कि नौकरी और रोजगार के भी नए अवसर आते। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। अमित शाह ने कल जैम बोला, आपने जैम की नई डेफिनेशन दे दी। उनका जैम है नफरत भरा, उनका जैम है लोगों को दूरियां बढ़ाने का। उधर यूपी के सीएम का दावा है कि पीएम मोदी से पहले किसी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की सुध ही नहीं ली। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद सुविकसित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। यूपी में पूर्वांचल की अहमियत काफी है। यहाँ विधानसभा की 164 सीटें दांव पर हैं। यही वजह है कि हर पार्टी के दिग्गज बार बार पूर्वांचल में डेरा डाल रहे हैं। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जो गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, तो यकीनन इस वजह से बीजेपी का ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है। और 2014 हम ले लें लोकसभा, 2017 विधानसभा ले लें या 2019 लोकसभा ले लें, तीनों ही समय में बीजेपी ने बाकी तमाम पार्टियों को बहुत पीछे ढकेलते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन पूर्वांचल के इलाके में किया। यही वजह कि उसको अभी 2022 में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 164 सीटें विधानसभा की इसी पूरे की पूरे इलाके से आती हैं और उन सीटों को गंवाना नहीं चाहती। वो चाहती है 2017 जैसा ही प्रदर्शन करे। पूर्वांचल के वोटरों का मिजाज हर चुनाव में बदलता रहा है।
हालांकि 2017 में पूर्वांचल बीजेपी का मजबूत गढ़ बनकर उभरा। पिछले चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की 164 में से 115 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमट गई। पूर्वांचल में बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। वहीं इससे पहले 2012 के चुनाव में पूर्वांचल ने समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत दिलाई थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की 102 सीटें जीती थीं। यही वजह है कि बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी ने भी पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक दी है और कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टकराव का केंद्र बन सकता है। 108 साल बाद जब मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी धाम में उसकी वापसी हुई, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। काशी विश्वनाथ मंदिर ये मूर्ति पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। विधि विधान के बीचों बीच मंदिर मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। जब काशी की गलियां झूम उठी, भक्ति और आस्था की हिलोरें उठी, काशी में आज उत्सव मना। परदेश से अपने घर लौटी मां अन्नपूर्णा। शक्ति की धाम वापसी पर बिखरे खुशी के रंग। ये खुशी है काशी के पूर्णता प्राप्त करने की। ये उल्लास है मां भगवती के 108 साल के बाद अपने ही घर, अपने ही धाम लौटने का। बाबा भोलेनाथ का दिन सोमवार आज काशी से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक मानो उत्सव मन गया। काशी के लिए ये बड़ा दिन था। मां की धाम वापसी का गवाह बनने के लिए मौजूद थे हजारों लोग। आस्था के साथ जोश था, भक्ति के साथ खुशी थी। बनारस की गलियों में शोभा यात्रा के बाद आखिर मां अपनी मंजिल पर पहुंची। मंजिल था बाबा का धाम, विश्वनाथ मंदिर। पालकी में सवार होकर मां अपने धाम की तरफ बढ़ी। मां की अगवानी के लिए उनकी पालकी को कंधा देने के लिए खुद यूपी के सीएम योगी आगे आए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की गई। मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान का ध्यान रखा गया। मां को गंगा जल से स्नान कराया गया। मां को नए वस्त्र और गहने चढ़ाए गए। पूरे भक्ति भाव से सीएम योगी ने खुद मां की पूजा अर्चना की। पूरा बाबा विश्वनाथ मंदिर मंत्रों की मधुर ध्वनियों से गूंज उठा। शंख, घंटे, घड़ियाल और डमरू बज उठे। बाबा विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत पुरोहितों के समूह की अगुवाई कर रहे थे। पूरे मंदिर परिसर में मां के जयकारे गूंज रहे थे। सीएम योगी समेत तमाम मौजूद लोगों ने मां की जय जयकारी की। पूरे विधि विधान और धार्मिक रीति रिवाज के साथ मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। धन्य हो गई काशी, धन्य हुआ बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर। काशी की पूर्णता का यह उत्सव लंबे वक्त तक लोगों को याद रहेगा। चित्रा त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
मां अन्नपूर्णा के शक्तिधाम वापसी का यह मौका आखिर क्यों और कैसे इतना खास बन गया? क्यों बनारस के हर व्यक्ति के चेहरे पर इतनी खुशी है? इसका राज पुराणों में छिपा है। अन्नपूर्णा देवी की घर वापसी। देवी जिनका बनारस को था वरदान, आज भी अन्नपूर्णा के वरदान की महिमा। बनारस में कभी कोई भूखा नहीं सोता। आज शक्ति लौटी अपने धाम। जी हां, बनारस की मां अन्नपूर्णा अपने घर लौट आई हैं। पूरे 108 साल के बाद मां की घर वापसी हुई है। वही अन्नपूर्णा जिनके वरदान से आज भी बाबा भोले की नगरी धन्य है। मां अन्नपूर्णा के वरदान से बाबा भोले की नगरी में कोई भूखा नहीं सोता। अगर आज बनारस ने अन्न की देवी का पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार किया तो इसकी खास वजह है। बनारस मां अन्नपूर्णा के बिना अधूरा था और ये कमी आज पूरी हो गई। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत का है, जिसका मतलब होता है भोजन और पोषण का दाता। अन्ना या अन्न का अर्थ होता है भोजन और पूर्ण का अर्थ होता है भरा हुआ या परिपूर्ण। इसीलिए अन्नपूर्णा का अर्थ भोजन से भरा हुआ होता है। मां अन्नपूर्णा का पौराणिक महत्व अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि धरती पर एक वक्त अन्न की कमी हो गई थी। इस पर मां पार्वती ने मां अन्नपूर्णा यानी अन्न की देवी के रूप में धरती पर अवतार लिया। खुद बाबा भोले भिक्षुक के रूप में मां अन्नपूर्णा से भिक्षा लेने आए। मां अन्नपूर्णा ने वरदान दिया कि काशी में कोई भूखा नहीं सोएगा। भगवती अन्नपूर्णा भगवान शंकर की प्राण वल्लभा है। काशी में तो ऐसी मान्यता है कि जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित रहता है, भगवती अन्नपूर्णा उसका उदर पोषण करती हैं। अन्न की देवी के रूप में मां की महिमा को आज बनारस में जाना और माना जाता है। 108 बरस बाद मां अपने धाम में लौटी तो कई दिग्गज वाराणसी पहुंचे। इनमें महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान भी थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से देश में अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। तमाम भारतवासियों की तरफ से माता का आगमन हो रहा है और उनका स्वागत है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनका आशीर्वाद भारत और भारतवासियों पर बना रहेगा और इस देश में कभी भी कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अब आपको भगवती की उस मूर्ति के बारे में भी बता देते हैं जो 108 सालों के बाद अपनी शक्ति धाम लौटी है। मां अन्नपूर्णा की ये प्रतिमा 17 सेंटीमीटर लंबी और 9 सेंटीमीटर चौड़ी है। मूर्ति 4 सेंटीमीटर पतली है। हालांकि यूपी में शोभा यात्रा के लिए 4 फुट की प्रतिमा की एक रेप्लिका यानी प्रतिकृति भी बनाई गई है ताकि सब लोग ठीक से मां के दर्शन कर पाएं। ये रेप्लिका दिल्ली के छतरपुर मंदिर में तैयार की गई। इसके बाद यही रेप्लिका शोभा यात्रा के रूप में कई जिलों में गुजरी। बेशक धर्म और संस्कृति के लिहाज से मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की घर वापसी एक शुभ मौका है और चेहरों की खुशी बता रही है कि लोगों के लिए इसकी कितनी अहमियत है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पर्यावरण की और प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर सरकार के लचर रवैये पर बेहद नाराज है। सख्त नाराजगी जताई गई। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के राज्यों को तुरंत बैठक करके समाधान निकालने का एक निर्देश भी दिया। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। दिल्ली पर छाई प्रदूषण की धुंध अभी छंटी नहीं है। हर सुबह के साथ दिल्ली वालों को दम घोंटू हवा में सांस लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र की तरफ से
कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के सरकारी रवैये पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन आज या कल में एनसीआर के राज्यों के साथ बैठक करें। बैठक में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिव शामिल होंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी राजस्व के ऑडिट पर मजबूर न किया जाए। दिल्ली सरकार आखिर विज्ञापन पर कितना खर्च करती है? कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि दूसरे राज्यों के साथ वो कर्मचारियों को घर से काम करने पर विचार करें। इससे पहले दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि प्रदूषण रोकने के लिए लॉकडाउन के प्रस्ताव पर वो तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी का आकार छोटा है, इसलिए अकेले यहां लॉकडाउन लगाने से ज्यादा असर नहीं होगा, इसलिए एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कई सुझाव रखे गए। केंद्र ने कहा कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली में 10% से भी कम प्रदूषण होता है। केंद्र के मुताबिक दिल्ली में ज्यादातर प्रदूषण सड़क की धूल की वजह से होता है। केंद्र ने बदरपुर थर्मल प्लांट बंद करने का भी सुझाव दिया। बस और मेट्रो की सुविधा बढ़ाने के साथ डीजल जनरेटर पर रोक लगाने की बात हुई। केंद्र ने ऑड इवन को भी लागू करने का विकल्प दिया और लॉकडाउन को आखिरी उपाय बताया। कोर्ट ने कहा कि हम बस चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को निर्देश दिया कि 2 हफ्ते तक किसान पराली न जलाए, ऐसी कोशिश की जाए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकारों को आज सुप्रीम कोर्ट से यही लताड़ पड़ी है कि कागजी रिपोर्ट दिखाने की बजाय हमें ये बताइए कि जमीन पर आपने क्या काम किया है प्रदूषण को रोकने के लिए। इसी के साथ न्यायपीठ ने यह भी पूछा कि पराली जलाने के अलावा भी जो प्रदूषण के कारण हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, गाड़ियां वगैरह, उनके बारे में आखिर आप क्या कर रहे हैं, ये भी बताइए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार लगातार हरकत में है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मेट्रो, परिवहन विभाग और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमने एफिडेविट भी दाखिल किया है कि हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सारी चीजें इफेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली, हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश सभी मिल करके जब एनसीआर में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। तो सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ मिल करके, राज्यों के साथ मिल करके हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा उसको भी आगे हम फॉलो करेंगे। प्रदूषण को रोकने के उपायों पर मंथन बाकी है, लेकिन सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और केंद्र इस पर श्वेत पत्र जारी करे। भाजपा को श्वेत पेपर जारी करना चाहिए कि उन्होंने सिवाय आज इश्तिहारबाजी के, आरोपबाजी के, ये जो काला प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए क्या किया गया। दिल्ली वासियों के आज जो फेफड़े हैं वो भाजपा और आपकी फेंकू राजनीति की एक बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। आप और भाजपा केवल तारीख पे तारीख की राजनीति करते हैं जब पोल्यूशन का मसला आता है, और हर साल जो दिल्ली वासियों की स्वास्थ्य के साथ खेल रचा जाता है उससे कोई सीख नहीं लेते। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार के दफ्तरों के कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। 17 नवंबर तक के लिए दिल्ली में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम का हाल दिल्ली से कुछ खास अलग नहीं है। अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। प्रदूषण की धुंध में गुम राष्ट्रपति भवन, स्मॉग में खो गया इंडिया गेट, दिल्ली में तन गए स्मॉग गन, सड़क और रास्ते धुआं धुआं, धुंधली धुंधली सी सुबह और शाम। दिवाली के बाद दिल्ली के दिन और रात ऐसे ही गुजर रहे हैं। सुबह और शाम एक जैसी धुंधली और जहरीले धुएं से भरी हुई। दिल्ली एनसीआर की हवाओं ने ऐसा कोहराम मचाया है कि सत्ता से लेकर अदालत तक सब कुछ हिल चुका है। जी हाँ, मुद्दा ही ऐसा है। दरअसल दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की हवाओं में जहर घुल गया है। दिल्ली के आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 318 है, यानी
बहुत ही घटिया श्रेणी में आता है। और इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां से सत्ता चलती है देश की। जरा आप देखिए, सामने की तरफ जो राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास स्मॉग की ऐसी चादर है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो भी काफी धुंधला दिखाई दे रहा है। जहरीली हवा से जंग के लिए दिल्ली में जगह जगह इसी तरह की स्मॉग गन लगाई गई है। इससे पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि प्रदूषण का जहर कुछ कम किया जा सके। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए आखिर इमरजेंसी मिटिगेशन मेजर्स लगा दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि स्मोक गन्स जो है जिससे पानी छिड़का जाता है, ये दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर लगा दी गई है। साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को 20 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वापस ऑनलाइन मोड में चलेंगे इस हफ्ते के लिए। साथ ही साथ दिल्ली सरकार जो है वर्क फ्रॉम होम से काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने आनन फानन में कुछ बड़े फैसले किए। इन फैसलों के साथ हल्की हवा और धूप की वजह से जहरीली हवा का असर कुछ कम हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार सुधर रहा है। पिछले 4 दिनों से खतरनाक से बेहद खराब स्तर तक आकर 318 पर पहुंची है। कुल मिलाकर दिल्ली की हवा अभी ऐसी नहीं है कि आप सुबह की सैर कर सकें, पार्क में दौड़ लगा सकें। सुबह साइकिल की सवारी करने वाले लोग भी ऐसी ही मुश्किल झेल रहे हैं। हम लोग रोज साइकिल चलाते हैं, बट दिवाली के बाद थोड़ा टाइम रुक गए थे क्योंकि आंखों में इरिटेशन और थ्रोट पेन वगैरह ज्यादा था, बट अब थोड़ा डिफरेंस है। साइकिलिंग के दौरान मैंने ये नोटिस किया है कि सर्दियों के टाइम में पॉल्यूशन का इशू जो है एकदम से हाइप हो जाता है।